अविनाश ने भारी आवाज में कहा। ये सुनते ही शशांक ने तेजी से ब्रेक लगा दी। जैसे ही कार रुकी, नव्या की उम्मीद फिर से जाग गई। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा बेटा आरव, ही इज इन डेंजर। क्या हुआ है? अविनाश ने पूछा। आरव, उसे मेरे पापा ने कहीं छुपा लिया है। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। उसे वापस लाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज। देखिए, मैं जानती हूँ आपको मेरा बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मेरा यकीन करिए, अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं कभी आपसे हेल्प लेने नहीं आती, आपको परेशान नहीं करती। नव्या की घबराहट, बेचैनी उसके एक एक शब्द से झलक रही थी। अविनाश एकटक नव्या को देख रहा था। आई कांट बिलीव तुम मेरे पास हेल्प के लिए आई हो, अविनाश ने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा। देखिए, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे सच में आपकी हेल्प चाहिए। मैं 3 घंटे से आपका यहाँ वेट कर रही हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए आई हूँ? नव्या अब इतनी घबराई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आवाज कब तेज हो गई। अविनाश चुपचाप उसे सुन रहा था। नव्या ने तुरंत अपने अंदर उबलता हुआ गुस्सा शांत किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सॉरी, देखिए मैं बहुत परेशान हूं। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। बदले में आपको जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं। एनीथिंग यू वांट। उसने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा। एनीथिंग आई वांट। नव्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को अविनाश से पीछे कर लिया। उसे एक पल में एहसास हो गया जैसे उसने यहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरी सिचुएशन समझेंगे, मेरे बेटे को बचाने में मेरी हेल्प करेंगे, पर आपने मुझे बता दिया कि मैं कितना गलत सोच रही थी। माफ करना, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। आपने मुझे अपने कीमती 5 मिनट दिए, उसके लिए थैंक यू। भारी गले से इतना सब कुछ कहकर नव्या गाड़ी से उतर गई। क्या है इस लड़की में जो... एनीवेज, शशांक, लेट्स मूव। उसके इतना कहते ही शशांक ने गाड़ी स्टार्ट की और इस बार नव्या के सामने से वो लोग वहां से निकल गए। नव्या अब बिल्कुल अकेली थी। उसके पास मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं किसी और का इंतजार नहीं कर सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी होकर सोचती रही कि उसे कहाँ जाना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पापा ने अगर आरव को छुपाया है तो हो सकता है कि आरव उनके घर में ही कहीं हो सकता है कि उसे किसी कमरे में छुपाया हो। मुझे सबसे पहले आरव की तलाश वहीं से शुरू करनी चाहिए। ये सोचकर नव्या ने तुरंत वहां से गुजरता हुआ एक ऑटो किया और उसमें तेजी से बैठ गई। वो ऑटो सीधा सिन्हा पैराडाइज के सामने जाकर रुका। मैं मेन गेट से तो अंदर नहीं जा सकती, नव्या ने सोचा। फिर उसे वो रास्ता याद आया जिससे वो बचपन में कई बार जाया करती थी। ये सोचकर नव्या बाहर खड़े गार्ड से छुपते छुपाते पैराडाइज के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंच गई। उसने पीछे वाले बगीचे से दबे पांव सिन्हा पैराडाइज के अंदर कदम रखा। लगता है कोई आ रहा है। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो आरव के लिए मुसीबत हो जाएगी। सोचते हुए नव्या ने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। डर के कारण उसकी सांसें तेज थीं और तभी उसे कनिका की आवाज आई। आई एम सो टायर्ड बेबी। तो आओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, ऋषि ने बड़े ही पोलाइट अंदाज में कहा। नव्या पेड़ के पीछे से छुपकर ऋषि और कनिका की बातें सुन रही थी। गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंद गई थी। जो बातें आज ऋषि कनिका के साथ कर रहा था, ठीक वैसी ही बातें वो 6 साल पहले नव्या से किया करता था। ये सोचकर ही नव्या को इरिटेशन हो रही थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब वो अपने प्यार की भीख मांग रही थी और ऋषि ने उस पर दिन का भर भी भरोसा नहीं किया। और वैसे भी रेस्ट करने का टाइम कहाँ है? डैड ने उस तूफानी बच्चे की जिम्मेदारी जो दे रखी है वो वहाँ होटल में है। अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। कनिका के मुंह से ये सुनकर अचानक नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई। आरव के बारे में सुनते ही उसके कान खड़े हो गए थे। होटल में? किस होटल में? अगर कनिका यहाँ है तो आरव वहाँ किसके साथ है?
नव्या के मन में ढेरों सवाल घूम रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।